बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री FBIC बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2024। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर 2016 का सेकंड पेपर डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन बी जो है वो कम्प्लीटली डिस्कस किया जा चुका है पिछली वीडियोज़ में, और इसमें हम सेक्शन सी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो सेक्शन सी में हमारे पास बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो कि पिछले जो पेपर्स हम कर चुके हैं 2013, 14, 15 के, उसमें से रिपीट होकर आ रहे हैं, एज इट इज़ रिपीट होकर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3A। अब ये पर्पल में लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये स्टोकियोमेट्री का न्यूमेरिकल है और ये स्लाइड चेंज के साथ आएगा। ठीक है, आपको स्टोकियोमेट्री के न्यूमेरिकल समझा दिए गए हैं, तो आपको अब किसी भी किस्म का अगर स्टोकियो का न्यूमेरिकल पूछा जाए तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें क्या क्या दिया हुआ है, 50 ग्राम्स ऑफ ईच। अब ये अक्सर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, कभी 50 ग्राम्स ऑफ ईच दे देते हैं, कभी 100 ग्राम्स ऑफ ईच, और कभी 200 ग्राम्स ऑफ ईच दे देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है 50 ग्राम्स ऑफ ईच अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट एज अंडर। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको दी हुई है। कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। ठीक है, अमोनिया का कितना मास बन रहा है ये आपने फॉर्म कैलकुलेट करना है। और जो एक्सेस पहले तो अब हमारे पास वही बात है कि हमने लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग जो है वो फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, नॉन लिमिटिंग आप एक्सेस रिएजेंट को कहते हैं। एक्सेस रिएजेंट जितना पीछे रह जाएगा लेफ्ट बिहाइंड वो भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बहुत से स्टोकियो के न्यूमेरिकल्स में आप ऑलरेडी ये वाला इस तरह से यानी एक्सेस रिएक्टेंट को फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये रिपीट हो रहा है स्लाइड चेंज के साथ। इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और कैल्शियम का जो है वो मैस आना चाहिए। ठीक है, मैस, ताकि आप इनके मोलर मैसेस कैलकुलेट कर सकें। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने इक्वेशन लिख ली है और आपको दोनों अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ था 50-50, और उनके आपने मोल्स फाइंड आउट करने हैं। देखें, मैस ऑफ अमोनियम क्लोराइड 50, मोलर मैस उसका कैलकुलेट कर लेंगे 53.5, और मोल्स आ जाएंगे 50 डिवाइड बाई 53.5, 0.93। ठीक है, अब हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मैस, उसका मोलर मैस, और फिर हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से आपको मोलर मैस प्रॉपर्ली कैलकुलेट करना है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना। ठीक है, तो फिर हमारे पास आ जाएगा मोलर मैस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड देन मोल्स हम कैलकुलेट कर लेंगे मोल्स ओवर मोलर मैस से, दैट इज़ 50 डिवाइड बाय 74। तो अब ये देखें, अब सारे न्यूमेरिकल्स में आपने ये पैटर्न नोट किया होगा कि जब हम कोई भी फार्मूला लिखते हैं तो हम प्रॉपर्ली उसको लिखते हैं, मोल्स इज इक्वल्स टू मोलर मैस, मैस ओवर मोलर मैस, और फिर हम ये लिखते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्टली ये मोल्स लिख के और इसको ये वैल्यूज़ लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं करना, प्रॉपर्ली पहले फार्मूला लिखना है और फिर वैल्यूज पुट करनी है और फिर आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, अब हमारे पास आ गए हैं दोनों के मोल्स, दोनों रिएक्टेंट्स के मोल्स। अब हमने क्या करना है, अमोनिया यानी प्रोडक्ट कितनी बन रही है, बारी बारी इसके साथ हमने कंपेयर करना है कि वो यानी अमोनियम क्लोराइड अमोनिया के कितने मोल्स बना रहा है और कैल्शियम क्लोराइड अमोनिया के कितने मोल्स बना रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मोलर रेशियोज आर। तो हम कॉलम बना लेंगे, अमोनियम क्लोराइड का अमोनिया के साथ रेशियो और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अमोनिया के साथ। ठीक है, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर आपको याद हो तो आप देख सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड 2 मोल्स ऑफ अमोनिया ही बना रहे हैं, लेकिन 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बना रहे हैं। ठीक है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चलता है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मोल्स अमोनियम क्लोराइड के 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बना रहे हैं और 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल ऑफ अमोनिया बना रहे हैं। ठीक है, तो अगेन जब 1 मोल का ऑलरेडी पता हो तो फिर हमने जो भी हमारे पास ये मोल्स हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कैलकुलेट किए हुए हैं तो उन्हीं का हम फिर फाइंड आउट कर देते हैं कि इतने मोल्स कितने बनाएंगे। लेकिन अगर हमें 1 मोल का ना पता हो तो हम इसका फाइंड आउट करते हैं, तो वो भी अब देखें यहाँ पर 2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये मैथमेटिकल स्टेप होता है। तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा, यानी आप देखें उधर स्पेस कम होती है तो आप इनको 3 स्टेप्स में करने के बजाय 2 स्टेप्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब ये वाला जो है ना, मैंने सेकंड और थर्ड स्टेप जो है वो मिक्स कर दिया, जैसे 2:2, फिर 1 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई 2 और 0.93 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.93। ठीक है, तो ये वाला बीच में से हमने स्किप करके डायरेक्ट इसी तरह से कर दिया। ठीक हो गया।
अच्छा, फिर 0.68 मोल्स होंगे तो 2 इंटू 0.68 हो जाएगा। तो अब हमारे पास फाइनली हम इसको जब फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास पता चलेगा कि अमोनियम क्लोराइड इज प्रोड्यूसिंग लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, सो इट इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये आपने लिखना है, कुछ स्टूडेंट्स लिखते नहीं हैं, ठीक है, तो ये प्रॉपरली लाइन लिखनी होती है। अब हमें पता चल गया कि अमोनियम क्लोराइड लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक्सेस है, यानी नॉन लिमिटिंग है। तो अब नॉन लिमिटिंग कितना रह गया है वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लिमिटिंग रिएक्टेंट, बल्कि सबसे पहले हम ऐसा करेंगे, अमोनिया का मास फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, मोलर मास ऑफ अमोनिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो मास ऑफ अमोनिया फाइंड आउट करने के लिए हमें मोलर मास ऑफ अमोनिया पहले फाइंड आउट करना है, देन हम मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस लिखेंगे मोल्स इनटू मोलर मास। तो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट से मोल आए थे वो थे 0.93 इनटू मोलर मास ऑफ अमोनिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 15.81 ग्राम्स। तो एक जो है वो आंसर हम फाइंड आउट कर चुके हैं, मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। अब हम लिमिटिंग रिएक्टेंट तो पता चल गया, अब नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कितना पीछे रह गया वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम अगेन कंपैरिजन करेंगे किस किस के दरमियान में, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन मोलर रेशियोज आर, यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड नॉन लिमिटिंग यानी एक्सेस रिएक्टेंट के दरमियान में हमने कंपैरिजन करना है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के 0.93 मोल्स का हमने फाइंड आउट करना है कि उन्होंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स के साथ रिएक्ट किया है। तो सबसे पहले आप ये देख लेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट ने नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट यानी एक्सेस रिएक्टेंट के साथ कितना रिएक्ट किया है, मतलब इक्वेशन क्या बता रही है, किस तरह रिएक्ट हो रहा है, यानी 2:1 से रिएक्ट कर रहे हैं। अब हम मैथमेटिकल स्टेप करेंगे, 1 मोल जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट का ये इसके हाफ से रिएक्ट करेगा और इसके 0.93 मोल्स हैं तो वो इसके कितने के साथ रिएक्ट करेंगे, 0.93, ठीक है। तो इस तरीके से करके हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर इसको देखते हैं, 2:1 और 1 का हम फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 0.93, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 0.465 मोल्स जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं कम्प्लीटली अमोनियम क्लोराइड के साथ, और लेकिन बने तो 0.68 थे, ठीक है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स जो हैं वो हमारे पास 0.68 बने थे, उसमें से 0.465 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.215 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में हम कितना मास जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्ट नहीं किया वो फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि उसके मोल्स हमें पता है, उसके मोलर मास यानी 74 से उसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 15.91 ग्राम जो है लेफ्ट अनरिएक्टेड था, ठीक है, यानी 50 ग्राम्स में से 15.91 जो है उसने रिएक्ट नहीं किया। तो ये था आपके पास स्टोइकोमेट्रिकल जो कि ऑलरेडी इसी तरीके के पूछे जाते हैं, ठीक है। ये स्लाइड चेंज के साथ था, मीन्स के वैल्यूज चेंज होती हैं, इक्वेशन चेंज होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का बी, डिस्क्राइब काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैसेस बाय अप्लाइंग काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो ये बहुत ही बार पीछे पूछा गया 2013 के फर्स्ट और सेकंड में, और आपने जो है वो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर भी लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सी, डिराइव द इक्वेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम यूजिंग बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो स्टूडेंट्स ये जो आपने सेकेंड चैप्टर में डेरिवेशंस पढ़ी हैं रेडियस और एनर्जी की, तो इनमें से कोई एक जो है वो पेपर में आ जाती है। तो ऑलरेडी ये आपके पास जो है वो ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन वाली 2014 के सेकंड पेपर में आप इसको प्रिपेयर कर चुके हैं, ये यहाँ पर रिपीट हो रही है एज इट इज़, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, डिफाइन एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, हाउ विल यू एक्सप्लेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन ईथीन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन इन एसिटाइलिन। अब ईथीन आपके पास क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एसिटाइलिन क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाली हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट्स को आती नहीं है, भूल जाती है, या वो अच्छे से उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाते, लेकिन ये हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया हुआ है क्वेश्चन। और ये देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जामिनर इसको बार बार डिफरेंट पेपर्स में बार बार पूछता है कि जो अब स्टूडेंट्स हैं उनको ये आता है या नहीं आता हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। 2013 का फर्स्ट पेपर, 14 का फर्स्ट पेपर, 14 का सेकंड पेपर और 15 का थर्ड पेपर, इसमें ये अगेन एंड अगेन हाइब्रिडाइजेशन जो है वो रिपीटेडली पूछी गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का बी, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो ये भी ऑलरेडी जो है वो 2014 के सेकंड पेपर में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सी, अब ये पर्पल में लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये स्लाइड चेंज के साथ आया है, ठीक है। अब ये है क्या क्वेश्चन, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल फ्रॉम
फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब ये आपके पास आपको देखने से पता चल गया कि ये थर्मो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो थर्मो के क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी जो है वो आपके पास रिपीट हो चुके हैं 2015 के फर्स्ट एंड सेकंड पेपर में, ठीक है। उसमें हमने इनको सॉल्व करने का पैटर्न अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर लिया और मेमोराइज भी कर लिया, ठीक है। अब हमें कोई भी इक्वेशन दी जाए तो हम इजीली थर्मो के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ देखें, अब इन क्वेश्चन में जो 2015 का फर्स्ट एंड सेकंड है ना, इसमें आपको डायरेक्टली इक्वेशंस बनी हुई दी थी, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर आपको इक्वेशंस बनी हुई नहीं दी, आपको लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि कंबस्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल हो रही है, लेकिन अब आपने कंबस्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल करनी है, उसकी इक्वेशन खुद लिखनी है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की इक्वेशन खुद लिखनी है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर की इक्वेशन खुद लिखनी है, ठीक है। पहले मैं आपको इक्वेशंस लिखना बता देती हूँ कैसे आपने लिखना है कंबस्शन और फॉर्मेशन की इक्वेशंस, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इथाइल अल्कोहल लिखा हुआ है और उसकी कंबस्शन करनी है, तो इथाइल अल्कोहल का ऑब्वियसली बात है फार्मूला स्टूडेंट को आना चाहिए। अगर उसको इथाइल अल्कोहल का फार्मूला ही नहीं आता, ये इथाइल है, ठीक है, तो वो ये क्वेश्चन नहीं कर सकता, ठीक है। इसकी हमने करनी है कंबस्शन। कंबस्शन के जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही होंगी, प्लस हीट रिलीज़ होती है, ठीक है। तो ये अब आपको पता चल गया, ठीक है, हीट रिलीज़ होगी। तो अब हमने इसको बैलेंस करना है। बैलेंस हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब जितने कार्बन होंगे ना उतनी कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया करें, और जितने हाइड्रोजन्स हों उतना जो है आप वाटर बना दिया करें, ठीक है, उससे हाफ वाटर बना दिया करें। जैसे कि अब 2 कार्बन थे तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बना दी, ठीक है। 5 और 1 6 हाइड्रोजन्स हैं तो उससे हाफ वाटर बना दिया, ठीक है। अब हमने करना है बैलेंस ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन हम चेक कर लेते हैं ऑक्सीजन कितना है। ऑक्सीजन हमारे पास है 2 2 4 प्लस 3, यानी 7 ऑक्सीजन है हमारे पास यहाँ पर, और इधर देखें 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, यहाँ पर अगर 3 लगा दें, 3 2 6 और ये प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा यानी 7 पूरा हो जाएगा। अब हम यहाँ पर कोई एफिशिएंट नहीं लगा सकते थे क्योंकि हमें कंबस्शन जो है वो 1 मोल ऑफ एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल की ही कंबस्शन करनी थी, तो इसलिए यहाँ पर तो हमारे पास लग ही नहीं सकता कोएफिशिएंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ही लगाना था 3 2 6 और 1 7, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो पूरा हो गया है, बैलेंस हो गई है इक्वेशन, ठीक है। अब ये आपको आ गई है कंबस्शन की इक्वेशन लिखना। अब आपको कुछ भी दिया जाएगा ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको थोड़ी सी तैयारी करवा दूं, यानी C3H8 है, प्रोपेन की ऑक्सीडेशन की आप लिख दें इक्वेशन, तो अब आप कहेंगे कि ये तो कोई मुश्किल नहीं है, हमें तो आ गया, ठीक है। हमने हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही बनाना है कंबस्शन के रिजल्ट्स में, और प्लस हमने हीट जो है वो यहाँ पे लिखना है कि हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। अब यहाँ पर देखें 3 आपको कार्बन नज़र आ रहे हैं तो आप 3 कार्बन डाइऑक्साइड बना दें, आपको 8 हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं तो उससे हाफ मतलब वाटर बना दें, ठीक है। अब यहाँ पर आप टोटल काउंट कर लें आपके पास कितने ऑक्सीजन हैं। 3 2 6 ऑक्सीजन इधर हैं और यहाँ पर 4 10 ऑक्सीजन हैं, ठीक है। 6 और 4 10 ऑक्सीजन हैं, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे तो 10 बन जाएगा, 5 2 10 करेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो गई है कि आप कोई भी कंबस्शन की इक्वेशन को बैलेंस करके लिख सकते हैं। अब हमने फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करना है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली बात है, अगर हमने फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की इक्वेशन लिखनी है तो वो कार्बन से ही बनेगी और साथ ऑक्सीजन से ही बनेगी, और इसी तरीके से 1 मोल ऑफ वाटर की फॉर्मेशन हमने लिखनी है। तो हमारे पास देखें वाटर के लिए H2 चाहिए हमें और ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें ये बैलेंस तो नहीं हो रहा क्योंकि हाइड्रोजन तो पूरे हैं लेकिन ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट में एक ज़्यादा है, तो आपने वाटर 1 ही बनाना है, तो इसलिए आपको यहाँ पर हाफ ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन की इक्वेशन में हमें 1 मोल ऑफ जो हम चीज़ बना रहे हैं, सब्सटेंस बना रहे हैं, वो 1 मोल ही बनाना होता है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली हमने रिएक्टेंट को बैलेंस करना होता है। हमने यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट नहीं लगाना, इस जगह कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है, क्योंकि हमने ये 1 मोल ही बनाना होता है, ठीक है। तो अब हम ये तीनों इक्वेशंस लिख लेते हैं। हमने ये लिखना सीख ली हैं और उनके आगे हम ये एनर्जीज शो कर देंगे, ठीक है। तो गिवन डाटा में हम लिखेंगे कि हमें इथाइल अल्कोहल की कंबस्शन की इक्वेशन गिवन है और उसका हीट ऑफ कंबस्शन, ये देखें डेल्टा HC वो नेगेटिव में दिया हुआ है, हीट रिलीज़ हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन जो है वो हमने लिख दी, ठीक है। तो वैसे कोशिश करें कि आपको इनकी ये स्टेट्स याद हों, अगर नहीं याद तो कोई मसला नहीं है, लेकिन याद हों तो बेस्ट है क्योंकि थर्मो के क्वेश्चंस में ये स्टेट्स बहुत ज़्यादा
इम्पॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पर ये सॉलिड में है कार्बन, ये गैशियस में और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, और ये है हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसलिए हमने यहाँ पर F लिखा है। फिर हमारे पास है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर जो है गैशियस, हाइड्रोजन गैशियस, ऑक्सीजन, और इससे लिक्विड वाटर बना रहा है, ठीक है। इसकी भी वैल्यू लिख ली है। इन तीनों क्वेश्चंस को हमने 1 2 3 का नाम दिया, और जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ एथानॉल, ठीक है, यानी इथाइल अल्कोहल, हमने इथाइल अल्कोहल की जो है वो हीट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यानी अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हीट फॉर्मेशन की क्वेश्चंस लिखी थी, तो इसी तरह हमने एथेनॉल की या इथाइल अल्कोहल की भी इक्वेशन फॉर्मेशन की लिख ली है, क्योंकि कार्बन से मिलकर बना है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है। कार्बन सॉलिड में है, हाइड्रोजन जो है गैशियस में है, और ऑक्सीजन गैशियस में। अब जितना जितना हमें कार्बन चाहिए था, यहाँ पर 2 कार्बन था तो हमने यहाँ 2 ले लिया, 6 हाइड्रोजन थे तो यहाँ पे हमने 3 मोल्स ऑफ H2 ले लिए, और 1 ऑक्सीजन था तो यहाँ पर हमने हाफ ऑक्सीजन ले लिया। तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन हमने फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल की इक्वेशन लिखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपने बस देखना है कि इसमें कितने कितने हमें एलिमेंट्स जो जो भी चाहिए वो हमने इक्वेशन में ऐड कर देने हैं, ठीक है। तो अब हम अब हम इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जो हमें गिवन डाटा है ना उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्मिंग होंगे ताकि हमारी इक्वेशन जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाए। अब यहाँ पर आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन है, सबसे पहले उसको देखें कि हमें क्या करना है। फर्स्ट इक्वेशन में एथेनॉल जो है वो रिएक्टेंट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे, लेकिन हमें तो वो राइट साइड पे चाहिए, तो इसलिए हम लिखेंगे कि रिवर्स इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। बाकी अब एथेनॉल 1 मोल ही है, हमें भी 1 मोल चाहिए, इसलिए हम इस इक्वेशन को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको रिवर्स करना है, रिवर्स इक्वेशन नंबर 1। एक ये फंक्शन हो गया। सेकेंडली आपने फिर देखना है कि क्या कार्बन लेफ्ट साइड पे है, तो हमें कार्बन यहाँ पर भी लेफ्ट साइड पे ही चाहिए था, ठीक हो गया। लेकिन हमें तो 2 कार्बन चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 कार्बन है, तो अब हम कहेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 विद 2, ठीक है। अच्छा, इसको रिवर्स नहीं करना, इसको इसी तरह रहने देना है। अगेन हम देखेंगे हाइड्रोजन हमें कहाँ पर चाहिए, रिएक्टेंट्स में चाहिए, रिक्वायर्ड में, और ये है भी रिएक्टेंट्स में ही है, ठीक है। लेकिन हमें रिक्वायर्ड में 3 मोल्स चाहिए और इसका 1 मोल है, तो हम इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, होल इक्वेशन को 3 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इनकी वैल्यूज़ को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस ऊपर वाली की वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और जब हमने ऊपर वाली इक्वेशन को रिवर्स किया था तो इसका एनर्जी वैल्यू का साइन भी रिवर्स हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव में हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ये 3 ऑपरेशंस देख लिए हैं और हमने ये परफॉर्म करने हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास जो है डिफरेंट चीज़ें आपस में कट के हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो अब हम एक्शंस परफॉर्म्ड की हेडिंग देंगे और हम लिखेंगे रिवर्स इक्वेशन नंबर 1, ऑल्सो रिवर्स द साइन ऑफ एनर्जी, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 विद 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 विद 3। और उसके बाद क्या करेंगे कि हमारे पास जो तीनों नई इक्वेशंस आ गई हैं 4, 5 और 6, उनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये देखें 4 इक्वेशन आ गई, हमने बिल्कुल पहली इक्वेशन को रिवर्स कर दिया और उसके साइन को भी रिवर्स किया, इक्वेशन नंबर 4 बन गई थी। फिर हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 5 बन गई, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, होल इक्वेशन को, इसको 3 से, ठीक है। और अब हम इन सबको ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे, देखें जो चीज़ें आपस में ऑपोजिट साइड ऑफ द इक्वेशन में कट रही हैं उनको काट देंगे। 2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कट जाएगा, 3 वाटर के साथ कट जाएगा। अब ऑक्सीजन जो है ना उसको आपने सॉल्व करना है। एक साइड पे आपके पास 3 ऑक्सीजन हैं और एक साइड पे आपके पास 2 और 3/2 ऑक्सीजन हैं, ठीक है। 2 + 3/2 को पहले आप सॉल्व कर लें, ठीक है। यानी इस साइड पे आपके पास कितने ऑक्सीजन हैं, ठीक है। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 + 3 7/2, ठीक है। तो एक तरफ 7/2 ऑक्सीजन हैं और एक तरफ 3 हैं। 7/2 को अगर आप वैसे देखें तो आपके पास क्या बनता है, डिवाइड करके 3.5, यानी 3.5 ऑक्सीजन एक तरफ है और एक तरफ 3 हैं। तो 3.5 में से जब आप 3 को माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाता है 0.5, मतलब हाफ ऑक्सीजन एक तरफ बच जाएगा इस तरफ लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको आप ऑक्सीजन को आपस में कट करेंगे। ये 3 ऑक्सीजन कट जाएगा 2 ऑक्सीजन के साथ और 3/2 ऑक्सीजन के साथ, और हाफ ऑक्सीजन बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें मैंने ये जो है ना इस ऑक्सीजन पे कट नहीं लगाया, इसके सिर्फ नंबर पे कट लगाया, और यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन के ऊपर कट लगाया है, ठीक है। तो हाफ ऑक्सीजन बच जाएगा। अब जो इक्वेशन रह गई है वो लिख लेते हैं।
यानी हमारे पास क्या क्या रह गया, 2 कार्बन रह गया, 3 हाइड्रोजन रह गया और हाफ ऑक्सीजन रह गया। वो सब मिलकर जो है वो 1 मोल ऑफ एथेनॉल बना रहे हैं और यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। और अब इन इक्वेशंस को भी हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -277.8 किलो जूल्स पर मोल। तो ये बहुत ही ईजी है। अब स्टूडेंट्स की इसमें मिस्टेक क्यों होती है, वो बड़े मज़े से जो है ना इक्वेशंस की तरफ तवज्जो करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं होल इक्वेशन को, इसको होल को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन इन वैल्यूज़ को बिल्कुल भी मल्टीप्लाई नहीं करते। जब आप इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ, यानी 2 को कार्बन के साथ किया, 2 को O2 के साथ किया, 2 को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ किया, तो इस पूरी जो हमारे पास वैल्यू थी एनर्जी की उसको भी 2 के साथ करना चाहिए था, ठीक है। तो आपका जो है क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर बफर सॉल्यूशंस। और ये जो है 2013 के फर्स्ट पेपर में डिटेल से आपने पढ़ भी लिया है, याद भी कर लिया है। और एक इसका जो सेकंड पार्ट है, व्हाई डू वी नीड देम, यानी ये बेसिकली एप्लीकेशंस ऑफ बफर सॉल्यूशन है। और देखें अब इसके लिए इन्होंने वर्डिंग क्या यूज़ की हुई है कि हमें बफर सॉल्यूशंस की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो वैसे ये भी लिख सकते थे कि व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ बफर सॉल्यूशंस, व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बफर सॉल्यूशन। लेकिन ये है कि इन चीज़ों से जब आप पास्ट पेपर्स कर रहे होते हैं तो आपको पता चलता है कि एग्जामिनर कितनी डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है एक ही क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए या पूछने के लिए जो है वो डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ कर सकता है, वर्ड्स यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो बफर सॉल्यूशन तो आपने पढ़ चुके हैं। व्हाई डू वी नीड बफर्स में आप इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे कि ये बफर सॉल्यूशंस इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रोसेसेस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फोटोग्राफिक मटेरियल, लेदर एंड डाइस, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो गई इसकी। फिर इसकी एनालिटिकल एप्लीकेशंस 2 हैं, वो क्या है, दे आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स, दे आर यूज्ड फॉर कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर्स। तो ये दोनों इसकी एनालिटिकल प्रोसीजर्स हो गए हैं, ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंस हो गई है। लास्ट में आपके पास बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के 2 इसके यूजेस हैं। तो अगर आपसे अलग से पूछा जाए कि व्हाट आर द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बफर सॉल्यूशन, तो आपको सिर्फ यही 2 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। और अगर आपसे सिंपल पूछा जाए कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बता दें तो आपको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ही बतानी है। और अगर आपसे एनालिटिकल पूछी जाए तो आपको ये वाले कोट करने हैं, ठीक है। तो अगर जर्नल पूछा जाए तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो बायोलॉजिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, इन नेचर मैनी बायोलॉजिकल सिस्टम्स डिपेंड अपॉन बफर एक्शन टू प्रिजर्व अ कांस्टेंट पीएच। फॉर एग्जांपल ह्यूमन ब्लड की 7.35 से 7.45 पीएच रेंज है, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारी बॉडी में डिफरेंट जो सेल लेवल पर या हमारा ब्लड है तो वो बहुत ज़्यादा पीएच सेंसिटिव होता है, ठीक है। यानी उसकी पीएच अगर जो 7.35 से 7.45 से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाएगी तो हमें जो है वो बीमारियां लग सकती हैं डिफरेंट, ठीक है। यानी अक्सर आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि आपकी बॉडी जो है ना उसमें मतलब बहुत ज़्यादा आप अगर बाहर का खाना खा रहे हैं तो एसिडिक हो गई है, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यूज़ करें, पानी यूज़ करें और बहुत ज़्यादा आपको ऐसी बेसिक दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि वो आपकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करें, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगी तो भी वो जो है वो बहुत सी डिजीज़ उसमें प्रोड्यूस कर सकती है और अगर एसिडिक हो जाएगी तो भी, ठीक है। तो देन हमारे पास आ जाता है दे आर यूज टू मेंटेन द पीएच ऑफ द कल्चर मीडिया फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस। बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस में अगर हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं उसमें हमने बैक्टीरियाज को ग्रो करवाया हुआ है किसी कल्चर मीडिया में, तो उनका भी पीएच ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, कुछ एक वैल्यू पे जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, वरना जो है वो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय कर जाएंगे और जो हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, रिसर्च करना चाह रहे हैं वो नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का बी। अगेन ये पर्पल कलर में लिखा हुआ है तो आपको पता चल गया है कि ऑलरेडी यानी पीछे पढ़ा जा चुका है, तो ये स्लाइड चेंज के साथ आया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये किस तरह से है कि आपने 3 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ठीक है। तो इन तीनों में से पास्ट पेपर्स में ये 2 आ चुकी हैं और अब ये आपके पास ये आ रही है। तो इनका जो लिखने का पैटर्न है वो तकरीबन एक जैसा है, इसलिए आप इसको कह सकते हैं कि इन तीनों में से कोई भी आ जाए पेपर में तो वो आपको आना चाहिए लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर हम फ्रीजिंग पॉइंट वाला जो है वो इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन आनी चाहिए कि वो क्या है, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड द सॉलिड फेजेस ऑफ द सब्सटेंस को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी एक सॉलिड फेज होता है और एक लिक्विड फेज होता है, दोनों उस पॉइंट पे को एग्जिस्ट करेंगे और उस पॉइंट पर उनका जो है सेम वेपर प्रेशर होगा एंड हैव सेम वेपर प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। तो अगर आप यहाँ पर इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है,
यहाँ पर टेम्परेचर होता है और यहाँ पर वेपर प्रेशर होता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक कर्व आ रहा होता है जो कि लिक्विड सोल्यूशन के लिए होता है, लिक्विड फेज़ के लिए होता है, ठीक है। यानी सॉल्वेंट है लिक्विड फेज़ में तो उसका एक ख़ास वेपर प्रेशर है, ठीक है। और एक सॉलिड है, फॉर एग्जांपल वाटर की अगर हम बात करें, वाटर लिक्विड फॉर्म में इस तरह का कर्व बना रहा है, ठीक है। और जो है वो हमारे पास सॉलिड आइस का जो है वो इस तरह का कर्व बन रहा है, ठीक है। वैसे उसका थोड़ा सा शार्प होता है, हमें शार्प ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। इस तरह से ये यूं है और ये यूं है, ठीक है। तो ये आइस का है, ठीक है, सॉलिड का कर्व है और ये लिक्विड का कर्व है। और ये जिस पॉइंट पे ये दोनों जो है वो को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, वेपर प्रेशर, तो उस वेपर प्रेशर पे हम कहते हैं दिस वेपर प्रेशर जो है वो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। यानी जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर जो है वो उनका सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड वेपर प्रेशर सेम होता है, तो वो टेम्परेचर जो है वो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अब हम सेकेंड टर्म हम एक्सप्लेन करेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डेल्टा टी एफ। यानी सिंपल आप पहले डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में ये समझ लें कि जैसे क्या होता था कि अगर हम एक सॉल्वेंट लेते थे, सॉल्वेंट की सरफेस पर सॉल्वेंट की सरफेस पे इस तरह से तमाम सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही होते थे, ठीक है। और उनका वेपर प्रेशर जो है वो इजीली एस्केप कर सकते हैं सरफेस से और उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम क्या करें कि इसी में हम जो है वो सॉल्यूट ऐड कर दें, तो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो सोल्यूशन के अंदर भी होते हैं और वो सरफेस को भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है, सरफेस को भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से अब उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया है, लेस हो गया है। इस तरह से अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो प्योर जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वो आपके पास एक ख़ास फ्रीजिंग पॉइंट होता है। लेकिन अगर आप उसको सोल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके अंदर सॉल्यूट डालकर, तो वो डिप्रेस कर जाता है, वो डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। इसी वजह से हम कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द डिफरेंस इन द फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड द सोल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम डेल्टा टी एफ से शो करते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन आपने देनी है। 3 पॉइंट्स हम इसके लिए एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। मीन्स के 3 पॉइंट्स में हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, वो क्या है, उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बता रहे हैं कि जब when a non-volatile non-electrolyte solute is added to the solvent its vapor pressure is decreases, ठीक है, यही बात होती है, हमेशा यही बात होती है, ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज ऑफ नंबर ऑफ द सॉल्वेंट सरफेस पार्टिकल्स, यस। अब वो जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है ना, उसी की वजह से इन टर्न हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अब हम उसके बाद क्या बताएंगे, नाउ द सोल्यूशन विल फ्रीज एट अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ बोथ सोल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्वेंट्स आर द सेम, ठीक है। अब यानी क्या हुआ कि पहले आपके पास जो लिक्विड था उसका वेपर प्रेशर की लाइन यहाँ पर आ रही थी, ठीक है, और ये सॉलिड की थी, ठीक है, ये सॉलिड की थी, ये लिक्विड की थी, और वो भी प्योर सॉल्वेंट की फॉर्म में था, सॉल्वेंट। लेकिन अब जब सोल्यूशन हो गया ना, सोल्यूशन, ठीक है, और ये इस जगह पर जो है वो फ्रीज हो रहा था, ठीक है। अब जब आपने उस सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाल दिया तो अब उसका वेपर प्रेशर तो वैसे ही कम हो गया, अब उसका तो कर्व ही नीचे हो गया, ठीक है। अब वो कर्व नीचे हो गया तो अब वो ये सॉलिड वो कैसे फ्रीज करेगा, वो कैसे फ्रीज करेगा, जब आप टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा लो करोगे तो फिर जाके वो उसका वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर आएगा और फिर इस पॉइंट पे वो जो है वो फ्रीज करेगा, ठीक है। यानी सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से अब सोल्यूशन जो है वो कहाँ पर फ्रीज होगा, यही लिखा हुआ है, द सोल्यूशन विल फ्रीज एट अ टेम्परेचर जहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ बोथ, ये यहाँ पर, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ बोथ सॉलिड सॉल्वेंट, यानी ये सॉलिड सॉल्वेंट एंड द सोल्यूशन का और सॉलिड सॉल्वेंट का जब सेम होगा ना वेपर प्रेशर, तो उस जगह पर अब सोल्यूशन बॉयल करेगा, ठीक है। दिस मीन्स द सोल्यूशन विल फ्रीज एट अ लोअर टेम्परेचर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ऑब्वियसली बात है, पहले जो है वो प्योर सॉल्वेंट में हाई टेम्परेचर पे वो फ्रीज हो रहा था, तो अब सोल्यूशन की फॉर्म में उसको लोअर टेम्परेचर पे फ्रीज होना है, ठीक है। ये तीनों बातें बताने के बाद आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ऑलरेडी हम अभी बना भी चुके हैं, लेकिन आपने प्रॉपरली इसी तरह ड्रॉ करना है कि ये टेम्परेचर एक्सिस है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो वेपर प्रेशर का एक्सिस है, ठीक है। ये आपने प्योर सॉल्वेंट का कर्व ड्रॉ करना है और थोड़ा सा स्लोप में रख के आपने जो है वो सॉलिड सॉल्वेंट का करना है, ठीक है। ये प्योर सॉल्वेंट यानी लिक्विड सॉल्वेंट का है, लिक्विड,
और ये सॉलिड सॉल्वेंट की कर्व है बी और सी, और जो डी और ई कर्व है वो सोल्यूशन की कर्व है, ठीक है। और आपने यहाँ से लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है, यानी बी से जो लाइन ड्रॉ करनी है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट है, और ई से जो लाइन ड्रॉ होगी वो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। तो अब जो ज़्यादा होता है फ्रीजिंग पॉइंट उसमें से कम वाले को माइनस किया जाता है, तो हम T1 माइनस T2 करेंगे, दैट विल बी डेल्टा TF, ठीक है। तो ये हमने ग्राफ बहुत अच्छे से ड्रॉ करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब इसके रिलेटेड आपने 4 to 5 पॉइंट्स लिखने हैं बहुत ईजी, जो आपने किया है ग्राफ में आपने वही लिखना है, ठीक है। जैसे कि आपने क्या किया, द कर्व ABC रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन इन वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट विद टेम्परेचर, ठीक है। यानी हमारे पास जो ABC कर्व था, ठीक है, ये ABC कर्व, तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये हमारे पास शो कर रहा है वेरिएशन इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट विद टेम्परेचर, यानी प्योर सॉल्वेंट जो है उसका किस तरह से टेम्परेचर के साथ साथ वेपर प्रेशर चेंज हो रहा है। अब उसमें भी A से B और B से C, यानी ABC दो पार्ट्स हो गए ना, AB जो है वो लिक्विड सॉल्वेंट को शो कर रहा है और BC जो है वो सॉलिड सॉल्वेंट को शो कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास दूसरा कर्व था D और E, ठीक है, यानी ABC के नीचे D और E कर्व था, D और E। The curve DE represents the variation in vapor pressure of the solution with temperature, ठीक है। और लास्ट में हम इसका थर्ड पॉइंट लिखेंगे, कर्व DE मस्ट लाई बिलो दैट ऑफ द सॉल्वेंट कर्व, ठीक है, यानी AB के कर्व के नीचे DE कर्व को लाई करना चाहिए, बिकॉज द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर तो हमेशा कम ही होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो किस टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा है, T1 पे, और एट पॉइंट B, और उस पर वहाँ पर उसका प्रेशर P0 है, क्योंकि जो प्योर सॉल्वेंट का होता है ना उसको P0 से शो करते हैं। और जो हमारे पास कर्व है यानी DE, यानी DEC, ठीक है, यानी A, B और C इस तरीके से। तो ये जो DEC कर्व है ना, इट मीट्स द कर्व BC, BC पे ये E पॉइंट पे मैच करता है, विच इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन T2 एट प्रेशर P, यानी सोल्यूशन का प्रेशर P है। और हमने यहाँ पर बता भी दिया कि सोल्यूशन का प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो लास्ट में 2 पॉइंट्स हमारे पास रह गए हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रीजिंग। अब हम कैलकुलेशन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। हमने ग्राफ को जितना बताना था हमने बता दिया है, कितने पॉइंट्स में हमने बताया, 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट्स में हमने ग्राफ को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। वही मतलब चीज़ें वही हैं जो हमने ग्राफ में लिखी हैं। मीन्स कि हम, अगर मैं आपको अभी इस तरीके से बताऊँ तो हमने बोला कि AB, तो अगर हम इस ग्राफ को देख कर ये पॉइंट्स बोलें, the curve ABC represents the variation of vapor pressure with temperature of the pure solvent। फिर हम AB लिखेंगे लिक्विड सॉल्वेंट और BC लिखेंगे सॉलिड सॉल्वेंट, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट बताया कि DE represents the variation of vapor pressure with temperature of the solution, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये चीज़ें मेमोराइज करनी है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राफ के साथ आपने करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डेरिवेशन की तरफ, ठीक है। डेरिवेशन में हमने क्या कहना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। यानी हम ये वाला जो है ना ऑलरेडी जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, सेम उसी तरीके से ये सारी डेरिवेशन जो है वो हमने करनी है सेम, ठीक है। जहाँ पे बस B बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट लगा देना बस, ठीक है। ये देखें, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन वो किसके इक्वल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन के, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल और कांस्टेंट लगा देंगे, और कांस्टेंट जो है वो KF आ जाएगा। और अगर हम 1 मोलल सोल्यूशन लेते हैं तो M1 हो जाएगा, तो हमारे पास डेल्टा TF KF के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, दस हमारे पास ये जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है ये, ठीक है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। यानी मोलल, क्योंकि ये 1 मोल के लिए हमने डिराइव किया ना, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, KF, ठीक है। यानी इसको हम कहते हैं, यानी कि ये बिल्कुल मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट के इक्वल आ जाता है, ठीक है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF
को कहते हैं हम, इज कॉल्ड, उसको हम कह देते हैं दिस वन, क्या है ये, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट किसके इक्वल हो जाएगा, उसको हम क्या कह सकते हैं, डिप्रेशन, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट कहेंगे। कब कहेंगे, जब 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को हम 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट में ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि KF के इक्वल कब होता है, डेल्टा TF। ठीक हो गया। देन हमारे पास आ जाएगा KF डिपेंड किस पे करता है, KF डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, वो सिर्फ सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंड करता है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द सॉल्यूट अंटिल इट डज नॉट आयनाइज। ठीक है, क्योंकि बेसिकली यानी डिप्रेशन या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में बेसिकली जो सॉल्वेंट है उसके वेपर्स कम हो रहे हैं ना, तो अब KF जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे, क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हैं तो KF की वैल्यू डिफरेंट होगी, अगर कम है तो KF की वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक है, बाकी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं तो ये नंबर ऑफ सॉल्यूट्स पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द सॉल्यूट अंटिल इट डज नॉट आयनाइज। ठीक है, अगर कोई हमने, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं इट इज़ नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, मीन्स कि ये आयनाइज नहीं होता, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अगर हम कोई ऐसा सॉल्यूट ले लेंगे जो आयनाइज होता है तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी वो फिर हमारे पास जो KF है वो सॉल्यूट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, उसकी नेचर पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, as molality m is the molality, so molecular mass of the solute can be calculated as, यानी कैपिटल M यानी molecular mass हम फाइंड आउट कर सकते हैं solute का। तो ये ऑलरेडी हम इसकी भी डेफिनेशन वो कर चुके हैं। ठीक है, डेरिवेशन कर चुके हैं। molality m इज इक्वल्स टू W2, molality हमारे पास क्या होती है, moles of the solute divided by mass of the solvent in kg से जो है ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने उसको डिवाइड किया 1000 से, वो 1000 ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम ये जो डेल्टा TF था, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास था डेल्टा TF, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये इक्वेशन थी हमारे पास नंबर 1, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF और M। ठीक है, तो KF लिख कर और जो पूरा मोलैलिटी का हमने डिराइव किया वो उसमें हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर KF लिख लिया। ठीक है, साथ ही पूरा का पूरा जो है वो यहाँ पर हमने लिख लिया। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन आ गई है हमारे पास। ठीक है, अब हमने इसको M2 के लिए जो है वो रीअरेंज कर लेना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जिसे हम मोलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5C, डिफाइन गैल्वानिक सेल, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ द सेल यूजिंग जिंक कॉपर इलेक्ट्रोड्स, ऑल्सो राइट द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट द इलेक्ट्रोड्स। तो ये गैल्वानिक सेल को डिफाइन भी करना है और इसकी लेबल डायग्राम भी बनानी है, और लेबल डायग्राम के साथ एनोड कैथोड के रिएक्शंस भी करने हैं। तो ये हम ऑलरेडी 2014 के फर्स्ट पेपर में कर चुके हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने सेक्शन C ऑफ 2016 सेकंड पेपर का हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। बहुत से क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, कुछ नए भी थे, कुछ चेंज होकर भी आए हुए थे। आपने इन सब को बहुत बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, मेमोराइज करना है, ताकि इनमें से जो भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में आप उसको बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करके फुल मार्क्स ले सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक भी कर दें। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।